2027 में होने वाले कुंभ की तैयारियों में सीएम धामी का दौरा, विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण, समय का कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा इनकी सरकार में बढ़ा तेल गैस आयात। गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, महंत शुभम गिरी के साथ कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग। एलपीजी किल्लत दूर करने में जुटी मोदी सरकार, 45,000 मैट्रिक टन गैस लेकर भारत आया नंदा देवी, कच्चा तेल लाएगा जगलाटकी। काबुल पर पाकिस्तान का कारपूर्ण हमला, नशा मुक्ति केंद्र पर गिराया बम, 450 की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उनका भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री दाम कोठी पहुंचे और कुंभ मेला 2027 को लेकर चल रहे निर्माण और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बहुगुणा के व्यक्तिगत एवं कृतज्ञ स्मरण करते हुए कहा कि वह एक दूरदर्शी नेता और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया। सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा को लेकर अहम अपडेट सामने आई है। इस वर्ष 23 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने इसकी आधिकारिक जानकारी दी है। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात कर यात्रा की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की है। बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस बार यात्रा के दौरान बेहतर इंतजाम किए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार परेशानी ना हो। 23 मई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 4 साल का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा। उन्होंने कहा कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आए थे और उसी क्रम में सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की जा रही है। इस जनसभा में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि इन 4 वर्षों से प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में पहल, सख्त कानून बनाने और विकास कार्यों को गति देने का काम किया गया। साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई हैं। 4 साल बेमिसाल अभूतपूर्व प्रगति इस 4 साल में उत्तराखंड की हुई है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में, और विगत 7 तारीख को आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री हरिद्वार में आए थे और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर 4 साल की उपलब्धियों को लेकर 21 तारीख को हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित होंगे। और 4 साल में सरकार ने तमाम उपलब्धियां की हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात है, नकल विरोधी कानून बनाने की बात है, दंगा विरोधी कानून बनाने की बात है।
उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर गैस सिलेंडर संकट को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश में करीब 47% तेल और गैस आयात करता था, जबकि वर्तमान में यह आंकड़ा बढ़कर 66% हो गया है, जो केंद्र सरकार की विदेशी नीति की विफलता को दर्शाता है। जिस तरह ईरान हमको 55-60 दिन उधार भी देता था, ईरान का इको बैंक में आज इको बैंक जिंदा है हिंदुस्तान का, ईरान के कारण है। कारण क्या कि वो जब हम जो तेल खरीदते थे ईरान से, वो इको बैंक में जमा करते थे, उसे इको बैंक सरवाइव कर गया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में ईरान से जो हम तेल लाते थे उसका बहुत बड़ा योगदान। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गैस आपूर्ति की स्थिति पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य में एलपीजी के पर्याप्त उपलब्धता होने का दावा किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर की आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश भी देते हुए छापेमारी और निगरानी अभियान तेज करने को कहा गया। जिलाधिकारी को गैस कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू रखने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वाइब्रेंट विलेज योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें करीब 402 करोड़ रुपए के नए विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत सीमांत गांव में पर्यटन, सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास को गति दी जाएगी। साथ ही स्मार्ट कक्षाएं, खेल मैदान और सोलर स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य इन गांवों में आजीविका के नए अवसर सृजित करना है और पलायन को रोकना है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी कार्य पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएं। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी अब खुलकर विरोध में उतर आई है। ज्वालापुर क्षेत्र में सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ धरना दिया। महंत शुभम गिरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जटवाड़ा पुल स्थित जिला कार्यालय पर विरोध जताया और गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग की। सपा नेताओं का कहना है कि गैस की कमी का असर अब धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिल रहा है, जहां अन्य क्षेत्र बंद होने की कगार पर हैं। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो इसका असर आम जनता और जरूरतमंदों को भी मिलने वाले भोजन पर पड़ेगा। पूरे देश के अंदर इस समय माहौल देखा जा रहा है कि गैस की बहुत भारी किल्लत हो रखी है, जबकि राज्य सरकारें लगातार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस की पूर्ति है और किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो गैस एजेंसियों पे जो इतनी बड़ी मात्रा में लाइन लग रही है, जो कि गरीब वर्ग है, जो अपना रोज गुजर बसर करने वाले लोग हैं, वो इतने व्याकुल है और उनके पास गैस की मात्रा में सबके पास इतनी कमी हो रखी है कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सरकार कह रही है सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, जबकि धरातल पे स्थिति जीरो है। जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, हमारे द्वारा आज जो जिस तरह से देश में गैस की किल्लत चल रही है और जिस तरह से गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, गैस एजेंसियों में उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन जो बुकिंग हो रही है, लोगों को कम से कम नहीं तो 10-10 घंटे लाइनों में लगना पड़ रहा है। हरिद्वार धार्मिक नगरी है, कुंभ नगरी है और साथ साथ में हरिद्वार में तमाम आश्रम मठों में अन्न क्षेत्र भी चलते हैं, जिसमें गरीबों के और जो बस्ती वाले हैं उनके लिए अन्न की व्यवस्था की जाती है। तो अन्न क्षेत्र नहीं चलेंगे तो हरिद्वार का तीर्थ की मर्यादा कहाँ से चलेगी। देहरादून के सहजधारा क्रॉसिंग के पास चुनान भट्टा इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक खंडरनुमा मकान में महिला की लाश बरामद हुई। मृतक की उम्र करीब 35 साल के आसपास बताई जा रही है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव का मुआयना किया और आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक महिला पिछले 3 दिनों से घर से गायब थी। घर वाले उसे इधर उधर तलाश रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना दर्दनाक मोड़ लेगा। महिला का पति ऑटो चलाकर परिवार का गुजारा करता है। घर में 3 से 4 साल का एक मासूम बच्चा भी है।
112 पे सूचना दी गई थी कि चूना भट्टा के पास एक खंडनुमा कमरे में एक महिला का शव है। जब यहाँ पर पहुँचे थे तो अभी तक इस महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। लगभग ये 30 से 35 वर्ष की उम्र की महिला है और अभी तक घटना का या फिर जो मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं है। अभी एफएसएल की टीम के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा। साथ ही साथ जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि महिला की मृत्यु का क्या कारण है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों का सैनिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान एसएसपी ने मौजूदा पुलिसकर्मियों से उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सम्मेलन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कुल 26 पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एसएसपी ने सभी सम्मानित पुलिसकर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में ही इसी तरह कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। इस आयोजन का उद्देश्य पुलिस बल का मनोबल बढ़ाना और बेहतर कार्य संस्कृति को प्रोत्साहन देना है। पुलिस लाइन में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मुकदमा दर्ज करने में लापरवाही बरतने पर एक पूर्व थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित विवेचनाओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विवेचकों के खिलाफ जांच के लिए आदेश भी दिए गए। एसएसपी ने ओवरलोडिंग, अवैध खनन, नशे की तस्करी और अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही त्योहारों और पर्यटक सीजन के देखते हुए कानून व्यवस्था सत्यापन अभियान और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। रुड़की से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां गंगनहर कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहा बनाने वाली एक फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने छापेमारी कर मौके से कई अवैध तमंचे, अधबनी पिस्टल और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत गंगनगर कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिलते ही सुनहरा सलेमपुर रोड स्थित एक वर्कशॉप में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं। छापेमारी में पुलिस ने मौके पर 6 अवैध तमंचे, 1 अधबनी पिस्टल, 1 अधबनी .22 बोर राइफल समेत बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। पुलिस ने मौके से जावेद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका पुश्तैनी काम खारद यानी मशीन वर्क का है। इसी हुनर का फायदा उठाकर उसने अपनी वर्कशॉप में डाई यानी फर्मा बनाकर अवैध तमंचों और पिस्टल तैयार करना शुरू किया था। पुलिस ने मौके से जिंदा खोखा कारतूस भी बरामद किया। पुलिस को और जब यहाँ पे रेड की गई तो ये सुनहरा रोड पे जेपीएस टोटल सॉल्यूशंस लिमिटेड करके एक वर्कशॉप है, उस पे दबिश दी गई। तो यहाँ जावेद एक अरेस्ट हुआ है और ये सिविल लाइन्स रुड़की कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है और ये वहाँ पे अवैध असला बनाने का काम कर रहा था और जो फिलहाल वहाँ से काफ़ी बड़ी मात्रा में अवैध असला बनाने वाले औजार और ये खराद का काम करता भी था पहले, जो मशीन वर्क्स का था, तो उसी की आड़ में ये कर रहा था। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के कारण पैदा हो रही गैस की किल्लत ने हालत खराब कर दी है। गैस किल्लत की खबरों ने उपभोक्ताओं में खलबली मचा रखी है, जिसके चलते हरिद्वार देहात की गैस एजेंसियों के बाहर गैस की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर मारामारी का माहौल दिखाई दे रहा है। उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। उपभोक्ता गैस एजेंसियों और सिस्टम पर भी बंद इंतजामी के आरोप लगा रहे हैं। कई उपभोक्ता एजेंसी स्वामियों पर उनके हिस्से की गैस कालाबाजारी करने के भी आरोप लगा रहे हैं। लक्सर में कई उपभोक्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की शिकायत भी भेजी है। सिलेंडर ही है ना, अपने आप ही बुक करके अपने आप ही भेज दिया। हमारे पास सब्सिडी आई जब हमें पता लगा 11 रुपये 33 पैसे 14 तारीख में जब हम यहाँ आए। अब ये कह रहे सिलेंडर देने को, लेकिन ऐसा है अभी अभी मेरे पास में ये गंगेश्वर जी आए। गंगेश्वर जी कहने लगे कि मैं हरियाणा था और मैं अपने मोबाइल पे मैसेज आया कि इन्होंने सिलेंडर ले लिया इसकी गैस की सब्सिडी का। तो ये वहाँ से हरियाणा से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ आए, आके गैस एजेंसी पे आए। तो यहाँ गैस एजेंसी के ओनर से इन्होंने बात की। वो कहने लगा चलो कोई बात नहीं, गलती होगी, हम तुम्हें सिलेंडर दे देंगे। भाई क्यों दे देंगे, किसे बेच रहे हो तुम ये सिलेंडर? क्योंकि सारी मारामारी इन गैस सिलेंडर इन एजेंसी वालों की हो रही है सारी। यहाँ पे ये लोग परेशान है यहाँ पे। क्यों जब ये बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग करके ये क्यों नहीं उनके घर पे वहां भिजवा रहे हैं बुकिंग करके? ये 50 एक्स्ट्रा ये वहीं पे डिलीवरी करें। और जैसे जैसे बुकिंग हो रही है ये उसी बुकिंग के हिसाब से सारा काम करें। भाई बुकिंग अगर किसी की 10 दिन पहली है तो पहले उसे सिलेंडर देना।
विकलांग पैर कटा हुआ और अब तक का नंबर नहीं आया। और जिसमें मतलब कि जिसकी लेन लगी थी उसमें तो लेन में लगे हुए, और जो जाने वाला आदमी हो रहा तो वहाँ पकड़ा रहे काफी में। नंबर बिल्कुल नहीं आ रहा। 35 कापी भी जमा कर दी, 35 अब फेल करी, 70 कापी जमा कर ली और फिर भी नंबर नहीं आ रहा हमारा। उस टाइम पर 50 आदमी थे यहाँ से, और अब देख कर जाकर 35 आदमी के लिए फिर 50 आदमी आपके खड़े, हमारा नंबर जो होगा तो पैसा कैसे। अब बताओ क्या करें। उत्तराखंड के बागेश्वर जनपद में साहसिक खेलों को दिशा में एक नई इबारत लिखी जा रही है। यहाँ मजूलिया पैराग्लाइडिंग फेज सीजन फर्स्ट का भव्य शुभारंभ किया गया। यह आयोजन न केवल रोमांच और साहस का संगम है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय रोजगार को नए द्वार खोलने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। गढ़ क्षेत्र के डनेरखाल में आयोजित हुए इस 2 दिवसीय उत्सव से पहले दिन देश में के विभिन्न राज्यों से 13 अनुभवी पायलटों ने आसमान में अपने कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। पायलटों ने करीब 2300 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरते हुए 3 घंटे के रोमांचक सफर के बाद खुमटिया में सुरक्षित लैंडिंग की, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और पर्यटक मौजूद रहे। यह आयोजन न सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा, बल्कि क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मानना है कि इससे युवाओं को नई दिशा मिलेगी और बागेश्वर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक आइडिया सोचा कि, और पूरा इनिशिएटिव इनका है। पहले आके टेस्ट किया और परमिशन ली, एक प्रपोजल अप्रूव करवाया। इसमें बहुत ज़्यादा मीन्स हार्ड वर्क लगता है। कुछ नया चीज़ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है और हार्ड वर्क। क्योंकि मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। हालांकि मैं राजस्थान से हूँ, पर मैं जब इस वैली में आया, मैंने कश्मीर में, गुलमर्ग में, सोनामर्ग में, हम सब ने इकट्ठा फ्लाई किया है, बीर बिलिंग फ्लाई किया है। ने टेस्ट की लैंडिंग करी पिछली बार यहाँ पर सक्सेसफुल, और इसके अलावा उस क्षेत्र में लैंडिंग करी और मैंने देखा कि हवाएं की कंडीशन और बाकी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो उसी के साथ ही मैंने सोचा कि यहाँ पर एक प्रोग्राम किया जाए, एक कार्यक्रम बेसिकली किया जाए, ताकि जो देश विदेश बेसिकली भारत के अन्य भागों से लोग यहाँ आएंगे, जानेंगे, तो उसी से संबंधित। देखो, ये हम सब लोगों का एक सपना है कि भाई हम भी उड़े, और आज इस उड़ने के जो सपने को है हमारे छोटे भाई जो हैं कर्नल हेमचंद सिंह फरसवान, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में कर्नल के पद पर हैं, जिनके पास जम्मू कश्मीर का भी प्रभार है। बजट के सत्र तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने देवप्रयाग के विधायक विनोद कांडरी से बातचीत की। सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। विधानसभा सत्र चल रहा है, आज 5वां दिन है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विधायक कंडारी जी हैं। सर, आज 5वां दिन है, क्या क्या कार्रवाई हुई है, थोड़ा आप डिटेल से बताएंगे सर? देखिए, प्रश्नकाल बहुत अच्छे से चला है और सभी जनप्रतिनिधियों ने, चाहे सत्ता दल के विधायक हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, सभी ने अपनी बात रखी और महामहिम राज्यपाल के भाषण पे भी चर्चा हुई, और आज जो है बजट पर भी, भाषण पे भी चर्चा आई। निश्चित तौर पर क्या है कि एक सकारात्मक पहल है। हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, ये उत्तराखंड के नौजवानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और जनता के भावनाओं के अनुरूप बजट पेश किया। आप देखिए कि अगर आज हम जो 25 साल इस उत्तर प्रदेश जनता ने मनाई है, तो आप देख लीजिए कि जब ये पहला बजट पेश किया हो तो हमारी बजट कितना हमने पेश किया होगा। आज आप देख लीजिए हम कितना बड़ा बजट पेश कर रहे हैं, उसी हमारी प्रतिवित्ति आई क्या रही होगी, आज हमारी प्रतिवित्ति का है, आपकी तुलना करिए, इससे आपको लग जाएगा कि इन 25 सालों में सरकार ने कितना काम किया। मगर जो बजट है ये बहुत ऐतिहासिक बजट है और ये उत्तराखंड को आगे बढ़ाने वाला बजट है। और जो 2047 माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकसित भारत का जो सपना देखा, तो निश्चित तौर पर 2047 का जो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री ने देखा, तो उसके इस बजट में झलक आपको दिख सकती है। बिल्कुल कंडारी जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। विपक्ष कह रहा है कि ये जो सिर्फ आंकड़ेबाजी है इस बजट में, नॉन प्लान का बजट है, और कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो बजट आया था उसमें जो है 50% भी जो है सरकार खर्च नहीं कर पाई थी, और ये चुनावी बजट सरकार जो है विपक्ष से कह रहा है, इसको लेकर आप क्या? देखो, प्रतिपक्ष क्या कह रहा है मैं इसको जानना नहीं चाहूंगा, और प्रतिपक्ष का काम कहना है, वो हम अच्छी बात बोलेंगे, उसकी काट करते हैं। अब देखिए, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये पक्ष को अपना अपना रोल होता है, वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, और जनता ने जो जिम्मेदारी हमें दी है हम उसका रोल अदा करें। तो निश्चित तौर पर ये
जो बजट है, ये मैंने आपसे कहा जनता के अनुरूप तो बजट है। 2047 से विकसित भारत का सपना जो देश के प्रधानमंत्री ने देखा, उसके लिए एक मील का पत्थर ही साबित हुआ। एक सवाल और है खंडारी जी, जो रेलवे लाइन चल रही है उसका निर्माण आपको क्या लगता है कब तक पूरा हो जाएगा और क्या विकास उससे होने जा रहा है, जो रेलवे लाइन का? आप ऋषिकेश रेलवे लाइन की अगर आप बात करेंगे, तो हम बहुत छोटे थे, हम सुनते थे कि साहब रेलवे जाएगी, और जब से देश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बनी, भारतीय जनता सरकार बनी, आप देखिए कि मेरी विधानसभा में तो 2 स्टेशन तो इसके आ ही रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है जितनी टनल सारी बनती है, मुझे लग रहा है कि बहुत तेजी से काम चल रहा है, बहुत जल्दी जो है हमको स्वागत मिलेगा। ये थे देवप्रयाग के विधायक खंडारी जी, जिनसे हमने खास बातचीत की और उन्होंने तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब दिए हैं और कहीं ना कहीं वो इस बजट को एक ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं और जो रेलवे लाइन है उसको लेकर के भी उन्होंने बात रखी है। आज की खबर के लिए भराड़ीसैंण से मैं आशीष गोपाल। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।